बेथल मिशन स्कूल गोड्डा के सभी कक्षा 9 के विद्यार्थीगण हम अपनी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के काव्य खंड में कवि राजेश जोशी की कविता बच्चे काम पर जा रहे हैं पढ़ेंगे। बच्चे काम पर जा रहे हैं इस कविता की रचना कवि राजेश जोशी ने की है और ये क्षितिज पाठ्यपुस्तक में पाठ 17 में वर्णित है। हम पहले राजेश जोशी कवि के बारे में कुछ जान लेते हैं। कवि राजेश जोशी जी का जन्म 1946 ईस्वी में हुआ था। इनके जन्म स्थान के बारे में बताते हैं। जन्म स्थान इनका मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में नरसिंहगढ़ नाम का एक जगह है जहाँ पर इनका जन्म हुआ था। इन्होंने पढ़ाई पूरी करने के बाद कुछ दिन पत्रकारिता भी की। पत्रकारिता करने के बाद इन्होंने अध्यापक के रूप में बहुत दिनों तक काम किया। अध्यापक के रूप में काम करने के बाद इन्होंने कविताएं लिखना प्रारंभ किया। इनकी कविताएं हिंदी में तो लिखी हैं, लेकिन भारतीय अनेक भाषाओं में भी इनका अनुवाद हुआ। भारतीय अनेक भाषाओं के अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय जो भाषाएं हैं, अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं में अंग्रेजी, रूसी, जर्मन भाषा में भी इनकी कविताएं प्रकाशित हुई हैं। और साहित्य अकादमी पुरस्कार जो इन्हें भारत सरकार द्वारा प्राप्त दिया गया था, उसकी भी आप थोड़ी सी जानकारी आपको हम देना चाहेंगे। राजेश जोशी जी कवि जिन्होंने बच्चे काम पर जा रहे हैं कविता लिखी है, इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला हुआ था। और राजेश जोशी जी की प्रमुख रचनाओं के बारे में जान लेते हैं। प्रमुख रचनाएं इनकी थी, एक रचना इनकी थी एक दिन बोलेंगे पेड़, मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी। नेपथ्य शब्द आ गया है तो मैं बता देता हूँ। नेपथ्य का अर्थ होता है पर्दे के पीछे। नेपथ्य का मतलब होता है पर्दे के पीछे, अर्थात जैसे नाटक किया जाता है तो नाटक में पर्दा लगाए रहते हैं और जो पात्र देखने वालों के दर्शकों के सामने होते हैं वो तो पर्दे के सामने, पर्दे के बाहर होते हैं। लेकिन कुछ पात्र ऐसे होते हैं जो अगले अपने चरित्र को दिखाने के लिए पीछे सज रहे होते हैं, तो उसे कहते हैं नेपथ्य, अर्थात पर्दे के पीछे का भाग। तो नेपथ्य में हंसी जो इनकी वो है रचना, उसमें ये नेपथ्य शब्द जो आया है उसको आप समझ लें कि उसका मतलब होता है पर्दे के पीछे। और दो पंक्तियों के बीच एक इनकी रचना है जो प्रमुख काव्य ग्रंथ है ये। और इसके अतिरिक्त इन्होंने भूमिका का कल्पतरु यह भी नाम से भर्तृहरि की कविताओं की अनुरचना की और मायाकोवस्की की कविता का पतलून पहिना बादल नाम से अनुवाद किया। मैंने एक नाम बताया, मायाकोवस्की। मायाकोवस्की की कविता का पतलून पहिना बादल नाम से इन्होंने अनुवाद किया। इनकी साहित्यिक विशेषता क्या थी वो भी हमें जानना आवश्यक है, क्योंकि साहित्यिक विशेषता के कारण ही ये कविता जो बच्चे काम पर जा रहे हैं इसमें आप वो साहित्यिक विशेषता बार बार आपके सामने दिखेगी। साहित्यिक विशेषता इनकी ये थी कि ये समाज का गहनता से चित्रण करते थे अपनी रचनाओं में। समाज में क्या कमियां हैं, समाज में क्या विषमताएं हैं, उसके बारे में ये अपनी कविताओं में, अपने काव्य संग्रहों में, काव्य रचनाओं में बहुत अच्छी प्रकार से करते थे। दुनिया के नष्ट होने का खतरा जितना प्रबल इनकी काव्य रचनाओं में दिखाई देता है, उतना शायद किसी कवि के रचनाओं में दिखे। और ये उसके उपाय भी अपने काव्य ग्रंथों में खोजने के लिए प्रबल दिखाई देते हैं। इनके अंदर मनुष्यता को बचाने के लिए संघर्ष भी दिखाई देता है। ये चाहते हैं कि मानवता इस धरती पर बनी रहे, शेष रहे। मानवता रहेगी तो दुनिया रहेगी, इनका ऐसा मानना था। इसलिए इन्होंने अपनी काव्य ग्रंथियों काव्य रचनाओं में इन्होंने सब जगह मानवता को बचाने का प्रयास किया है। इनकी भाषा शैली कैसी थी, पहले भाषा शैली के बारे में जान लेते हैं। इन्होंने स्थानीय बोलचाल की भाषा का ज़्यादा प्रयोग किया है। स्थानीय बोलचाल की भाषा को अपनाया है, बोलियों को अपनाया है और प्रत्येक शब्द अपनी सार्थकता, अपनी भावाभिव्यक्ति को प्रकट करता हुआ आपको दिखाई देता है। और लयात्मकता, साथ में दूसरी भाषाओं के जैसे उर्दू भाषा के शब्दों का इन्होंने
बहुत अच्छी तरह से प्रयोग किया। उर्दू भाषा आप इस कविता में भी आपको मैं बताऊंगा कहाँ पर उर्दू भाषा के शब्द प्रयोग किए हैं। अब हम कविता पढ़ेंगे। कविता आप बुक में देखें। कविता की पहली पंक्ति है, कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं सुबह सुबह। यहाँ पर कवि छोटे छोटे बच्चे, जिस समय भयंकर ठंडी है, ठिठुरन है, जिस समय बड़ा व्यक्ति अर्थात जिसकी पूरी तरह से क्षमता है उस ठंडी को सह लेने की, वो भी बाहर नहीं निकल रहा है, उस समय छोटे छोटे बच्चे जिनको बिल्कुल ठंडी में बाहर नहीं निकलना चाहिए, वो भी कोहरा है, धुंध है। मैंने यहाँ शब्दार्थ लिख रखे हैं, आपको दिख रहे होंगे, और शब्दों के अर्थ जानना हमें बहुत जरूरी है। इसलिए कोहरा ही बोलचाल की भाषा में हम प्रयोग करते हैं, लेकिन इसके लिए एक शब्द प्रयोग होता है धुंध, अर्थात धुएं सा छाया होना, धुएं का छाया होना, धुआं